जिस तरह की टीम अनाउंस हुई थी उसमें कोई शौक नहीं हुआ जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी। हमने दुनिया की टॉप टीम्स दो को उनको हराया उनके अपने होम ग्राउंड्स पे। पाकिस्तान का जो नाम है वो रख देना चाहिए कि pakistan.ball.com। लॉस का आप किसको समझते हैं कि ये प्लेयर या ये बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? हर बैट्समैन इसके लिए खेल रहा है कि अपना गेम वो सेव करे, अपनी स्पॉट सेव करे टीम में। ये 1980s में या 70s में इस तरह के वनडेज खेले जाते थे। रिजवान की कैप्टनसी को किस तरीके से देखते हैं? एक उन्होंने जो अपनी इनिंग्स खेली और जब उसको कन्वर्ट करने का टाइम आया उन्होंने तभी अपनी विकेट दे दी। किसी किस्म की थिंकिंग या थिंक टैंक अगर पीछे कोई है तो उसकी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। जैसे गिलेस्पी के अंडर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उनको बेवजह हटा दिया, जबकि अजहर महमूद 3.5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हैं। ये तो वो कोच हैं जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL में हटा दिया था। सिस्टम को सेटल नहीं होने देते। एक एडहॉकिज्म भी PCB में लगा हुआ है। जो उनके चेयरमैन मुकर्रर होते हैं वो हैंड पिक्ड लोग होते हैं। शाहीन अफरीदी को जब T20 का कैप्टन बनाया गया और फिर एक ही सीरीज़ के बाद उनको हटाया गया, उसके बाद जो बैड ब्लड हुआ मेरे ख्याल में उससे भी उनको बहुत धचका लगा। और बाबर, ये चीज़ें अब मुझे लगता है कि बाबर के जहन पे अभी तक प्ले अप कर रही हैं। ज़हीर अब्बास साहब ने कहा था कि PIA की टीम में आना इतना मुश्किल था कि नेशनल टीम तो उसके बाद आती थी। तो वो कहते कि 3 साल तो मुझे लगे PIA की टीम में आना, इतना स्टडेड लाइनअप था उनका। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेन एक बेवजह, एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलॉजिकल एक पाबंदी लगा दी कि काउंटी क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एमन सोहेल एंड वेलकम टू क्रिकेट पाकिस्तान's podcast. As a nation, we are already carrying so much inflation, struggle, uncertainty in almost every aspect of our life. But cricket is one of the few things that really brings us together as a nation, that really brings us joy. But once again, that hope was crushed yesterday in Dubai when India defeated Pakistan in a very important Champions Trophy match. For Pakistani fans, this wasn't just a loss. It was another reminder how even our slightest of the joys keep slipping away. The crowd, the atmosphere, and the expectations were set for something else. But what did we get? Another batting collapse, another weak performance, and another night of heartbreak. How did we get here? But most importantly, where do we go from here? Let's break it down. Joining me today is our senior sports journalist Rashad Mahmood, who has seen Pakistan cricket very closely and has observed almost all its ups and downs. So let's get into it. Assalamu alaikum sir, thank you so much for joining us today. Most welcome, thank you. पाकिस्तान की कैंपेन शुरू होते ही ख़त्म हो गई 5 दिनों के अंदर। एक ही महीने में 3 मरतबा हम न्यूजीलैंड से हार गए और जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया से मैच था हम वो भी अब कल हार गए। मुझे ऑनेस्टली इस वक्त नहीं पता कि मैं अपना सवाल क्यूरेट कैसे करूं, बट आई वुड जस्ट वांट यू टू टेक अस थ्रू हाउ डू यू फील एज अ जर्नलिस्ट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ फ़ैन, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? जी, ऑफ कोर्स बहुत डिमोरलाइजिंग है ये। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। लास्ट मेगा इवेंट जो ICC का हुआ था वो 29 ईयर्स पहले हुआ था, 1996 का वर्ल्ड कप। तो इतना इंतज़ार था और इतनी मुश्किलात के बाद ये चैम्पियंस ट्रॉफी हमें मिली और स्टेडियम्स को भी रेनोवेट किया गया और बहुत इसकी हाइप थी। और बहुत ही अरसे के बाद दुनिया की टॉप 7 टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं। बिल्कुल उनका यानी इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, हाई प्रोफाइल फैंस भी आए हुए हैं कुछ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ओकेजन था और इसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए थी पाकिस्तान टीम की। लेकिन ये कि जिस तरह की टीम अनाउंस हुई थी उसमें कोई शौक नहीं हुआ जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी। अक्सर जो इस वक्त एनालिस्ट हैं या फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इसके बिल्डअप में इतना ये कहा जा रहा था चैम्पियंस ट्रॉफी कि आप टीम जो है वो एक बहुत अच्छी अनाउंस करें ताकि हमारी जो कैंपेन है वो ज़बरदस्त हो और पाकिस्तान जो है वो टॉप टीम्स में आए और इंशाल्लाह ये ट्रॉफ़ी जीते। लेकिन वो मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे हुई कि अभी दिसंबर की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, दिसंबर की बात है कि हमने दुनिया की टॉप टीम्स 2 को उनको हराया उनके अपने होम ग्राउंड्स पे। ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ओनली इन दिसंबर। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन को हमारे सेलेक्टर्स ने बेवजह डिस्टर्ब कर दिया। इसके लिए 5 चेंजेस कर दिए जो कि बिल्कुल उसकी लॉजिक ही नहीं बनती। क्यों आपने विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया? और अगर आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो फिर नताइज ऐसे ही आते हैं।
सर आपको क्या लगता है कि अगर हम सिर्फ कल की बात करें, वैसे तो अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के ओडीआई का रिकॉर्ड उठाऊं तो 2018 से ही हम हार रहे हैं और हमारा जो मार्जिन है वो भी कोई कम नहीं है, मतलब हम 8 विकेटों से हार रहे हैं, हम 9 विकेटों से हार रहे हैं, कभी हम 228 रन से हार रहे हैं, तो इंडिया से तो वो एक हमारा पैटर्न चल रहा है। लेकिन कल के सिर्फ लॉस का आप किसको समझते हैं कि ये प्लेयर या ये बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सोनली फॉर यस्टरडेज लॉस? देखिए, एक बात आजकल ख़ासतौर पे इस टूर्नामेंट में बहुत मजाक में कही जा रही है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो रख देना चाहिए कि pakistan.ball.com। तो यानी डॉट बॉल्स दुनिया में कोई टीम इंक्लूडिंग जिम्बाब्वे इतनी नहीं खेलती। मेरा ख्याल है बहुत ही, ये इस चीज़ को मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल कहूँगा, बहुत की फैक्टर है कि कल भी 152 नो बॉल्स, आई मीन माय गॉड, ऐसे तो नहीं होता। पिछले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कर दिया था हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ, 24 ओवर्स की डॉट बॉल्स खेले थे। तो इस तरह से नहीं होता, आपको उस तरह के बैट्समैन ग्रूम करने पड़ते हैं जो हर बॉल पे रन बनाएं, रोटेट करें, स्ट्राइक, छक्के मारें, चौके मारें, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। लेकिन इस तरह के पूरे पूरे मेडन ओवर्स खेलना, इतनी ज़्यादा बॉल्स को ब्लॉक करना, ये तो बहुत ही ऑलरेडी एक डिफीटेस्ट एटीट्यूड है। उससे पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पहले मैच में जिस तरह न्यूजीलैंड से हारे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे पहले ट्राई नेशन में भी 2 मैचेस हम उनसे हारे थे। तो एक टीम जिससे अब जब इतनी दफ़ा खेल रहे हैं तो आप उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ पे नज़र रखते हैं। न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने कोई वर्क नहीं किया उस पर। एक बार फिर उनको डिफीट हुई चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, और उस वक्त मेरे ख्याल में वहाँ से ही बिल्कुल एक डिमोरलाइज टीम हो गई है। देयर शोल्डर्स वेंट डाउन वेरी क्विकली, और एक नज़र आ रहा था कि भाई एक होप जो है वो लूज़ कर दिए पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिन पहले दुबई आ गए थे, प्रैक्टिस भी इन्होंने की, लेकिन बात यह कि तकरीबन अनचेंज साइड खिलाड़ी इसमें, और इमाम उल हक जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली ज़ख्मी हो गए, फ़खर उनको रिप्लेस किया, लेकिन वो भी उसी तरह से डॉट बॉल्स इतनी साल खेल के, और वो एक डिफेंसिव माइंडसेट में जा रहे थे। तो मेरा ख्याल ये डिफेंसिव माइंडसेट पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। जो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा हर बैट्समैन इसके लिए खेल रहा है कि अपना गेम वो सेव करे, अपनी स्पॉट सेव करे टीम में, और किसी तरह से जब कोई रन मिले तब लें, लेकिन वरना 7-7, 8-8 बॉल जो है वो टुक 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 करके इस तरह से वेस्ट कर दें। तो ये ओडीआई का एटीट्यूड ही नहीं है। जो ये 1980s में या 70s में इस तरह के वनडेज खेले जाते थे। ये बिल्कुल, यानी पाकिस्तान डेफिनेटली किसी किस्म का मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहा। वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट। सर इमाम उल हक को इतना जो है वो हम उनको बैकअप पे लाए, हमारे पास कोई रेगुलर ओपनर तो था ही नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता उनकी जगह उस्मान खान को कर लेना चाहिए था? क्योंकि वो तो एक उनका होम ग्राउंड भी था, वो पहले यूएई में खेलते थे और हमारे पास वो ऑप्शन थे भी, लेकिन हमने इमाम उल हक को बुलाया, उन्होंने कुछ परफॉर्म, वो एक बहुत ही सिली से रन आउट पर उन्होंने अपनी विकेट दे दी। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये बल्कि बहुत से जो एनालिस्ट थे, मैं देख रहा था कि चैनल्स वगैरह पे उन्होंने ये कह भी रहे थे कि उस्मान खान ही ओपन करेंगे, बिकॉज ये कि दैट वुड हैव बीन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कि आप एक आदमी को प्रमोट करें जो बहरहाल एक तेज़ खेलता है, तो उसको आप लेके आए। लेकिन ये कि इमाम उल हक को सेलेक्ट ज़रूर कर लिया था, लेकिन उनको इंडक्ट करना ज़रूरी नहीं था। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में जो भी है, जिस तरह के शाहीन अफरीदी का फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा है, वो विकेट ज़्यादा नहीं ले रहे। कल उन्होंने एक अर्ली ब्रेक थ्रू किया, लेकिन वो उस तरह का ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। इतने ज़्यादा रन्स दे रहे हैं हारिस रऊफ भी, तो हमारी बॉलिंग भी इतनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रही है, दूसरी टीम के लिए कोई थ्रेट नहीं बन रही। तो उसमें भी जो भी हमारे पास थोड़े बहुत बैकअप हैं, मोहम्मद हसनैन बैठे हुए, कोई एक तो चेंज करना चाहिए। कोई आपको नज़र आए कि वो टीम जो मुसलसल हारती भी आ रही, उसमें कोई ना कोई एक डिफरेंट चीज़ आप करें ताकि आप दूसरी टीम को भी सरप्राइज़ कर दें। मोहम्मद हसनैन मेरे ख्याल है शायद एक आध मैच इंडिया के खिलाफ खेले होंगे, उसको इंडिया ने इतना नहीं देखा है। तो ही वुड हैव बीन अ डेफिनेटली इम्पैक्टफुल बॉलर कंपेयर टू हारिस रऊफ, जिन्होंने बहुत रन्स दिए, वही हमें कॉस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो किसी किस्म की थिंकिंग या थिंक टैंक अगर पीछे कोई है तो उसकी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। सर ओवरऑल रिजवान की कैप्टनसी को किस तरीके से देखते हैं? एक उन्होंने जो अपनी इनिंग्स खेली और जब उसको कन्वर्ट करने का टाइम आया उन्होंने तभी अपनी विकेट दे दी, तो एज अ कैप्टन कितना रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज जाने से पहले भी उनसे जब जर्नलिस्ट वगैरह ने पूछा कि भाई आप स्क्वाड में एक ही स्पिनर को लेके जा रहे हैं, आपके पास कोई रेगुलर ओपनर नहीं है, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। उन्होंने बोला हमें कोई वो नहीं है, हमारे पास सलमान अली आगा है क्योंकि उन्होंने मिडल ओवर्स में साउथ अफ्रीका में विकेट्स ले ली थी, हमारे पास खुशदिल शाह हैं तो वो कर लेंगे। बट अब
एज अ कैप्टन भी इस वाली चीज़ को भी मैं हटा दूँ, उनकी बैटिंग भी कोई इतनी ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्ट्री लगी नहीं कल, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं देखिए, इसमें कोई स्पेशलिस्ट जो होता है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इंडिया ने जो स्पिनर्स खिलाए, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, जडेजा हैं, ये स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। इतना अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और हमारे यहाँ डेफिनेटली अबरार ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसको मैं कहूँगा पॉजिटिव एक एस्पेक्ट था पाकिस्तान का। उन्होंने जिस बॉल पे आउट किया शुभमन गिल का, वो भी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी। लेकिन ये कि अगर आप सोचते हैं ना कि अगर कोई अच्छा स्पिनर सुफियान मुकीम, साजिद खान दूसरे एंड पे होता तो कितना कॉम्प्लीमेंट करता, कितना वो प्रेशर आता इंडिया पे। देखिए हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। देखिए एक बिल्कुल बात ऑनेस्टली ये है कि खुशदिल शाह, सलमान आगा, ये लोग कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, ये पार्ट टाइम स्पिनर्स तो हो सकते हैं और इनकी बॉल उस तरह से टर्न नहीं करती। स्पिनर आप किसको कहते हैं जिसकी बॉल रियली स्पिन करे? तो जी हाँ, तो वो स्पिन नहीं करते, वो बस एक स्लो बॉलर्स हैं, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं या लाइट आर्म बॉलर्स हैं जो कोशिश करते हैं कि बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कि उनके पास कोई इस तरह का रेपर्टोयर नहीं है, कोई इस तरह की गाइड नहीं है कि वो बैट्समैन को बैफल करके, डिसीव करके आउट कर सकें। तो मेरा ख्याल है हमारी बॉलिंग के लिए भी कोई थिंकिंग उसके पीछे नज़र नहीं आ रही। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए हमारे पास जब तक भी जेसन गिलेस्पी रहे, उन्होंने जेसन गिलेस्पी के अंडर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उनको बेवजह हटा दिया। जबकि अजहर महमूद 3.5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हैं। ये तो वो कोच हैं जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL में हटा दिया था बिकॉज ही वाज नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट। व्हाई आर वी कैरिंग दिस काइंड ऑफ बैगेज? तो वो पाकिस्तान को बहुत हर्ट कर रहा है। सर हमारी टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे जो लिटरली फेस कार्ड बने हुए इस वक्त टीम का, बाबर, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ, नसीम शाह। कोई ऐसी हमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसा टूर्नामेंट हो जिसमें हम कहें कि हाँ बाबर स्टूड अप और हारिस रऊफ स्टूड अप और शाहीन स्टूड अप। 152/0 से जो हमने हराया इंडिया को, तो लग रहा है हमारे गले पड़ गए, क्योंकि उसके बाद 4 ICC टूर्नामेंट्स हुए और हम बहुत क्लोज जाके हार गए और इसमें तो खैर हम आते ही बाहर हो गए। तो आपको क्या लगता है, इज इट लाइक अ सिस्टम्स फॉल्ट, या हम बहुत ज़्यादा PSL को जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि बस हमें वहाँ से पैसे बनाने हैं, वहाँ खेलना है और बस उसी से नेशनल टीम में आ जाएंगे? तो इसलिए एक सब क्या हो रहा है? मतलब देखिए अब एक तो बात ये कि मैं उसका जवाब नहीं दे सका था। आपने पूछा था रिजवान की कैप्टनसी का, तो जो आदमी सारी टीम मीटिंग्स जो सेलेक्टर्स के साथ होती रही उसमें कैप्टन बैठता है, वाइस कैप्टन बैठता है। जब आप एक टीम पे एग्री कर रहे हैं, आप आके बाहर उसको डिफेंड कर रहे हैं कि बिल्कुल ये सही टीम सेलेक्ट हुई है, तो फिर आप ये जिम्मेदारी भी लें जो हार रहे हैं। तो फिर उसमें मेरे ख्याल है सेलेक्टर्स को, कैप्टन को, वाइस कैप्टन को, कोचेस को डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सबको इन यूनिसन आगे आके ये कहना चाहिए कि बिल्कुल हमने गलत टीम सेलेक्ट की थी, हमारे ये डेफिशिएंसीज थी जिससे हमने सफ़र किया। ठीक है, रिजवान ने कल एडमिट किया कि हमें आउट प्ले कर दिया इंडिया ने, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। ये चीज़ है कि आपको जब आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा क्यों नहीं है कि इस टूर्नामेंट के लिए हमारी अपनी कंडीशन में कौन सी टीम बेस्ट होगी? क्यों आपने उस टीम पे एग्री किया? तो अब फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी लें और वही नतीजे निकल रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ अब हो क्या रहा है, देखिए एक फार साइटेडनेस पाकिस्तान में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि रॉ टैलेंट, यकीनन रॉ टैलेंट बहुत है, लेकिन रॉ टैलेंट तो जब तक रॉ टैलेंट इम्पैक्ट करता था वो हमारा चलता रहा। लेकिन अब क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो गई है कि आप सिर्फ रॉ टैलेंट पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, आपको उनको ग्रूम करना ज़रूरी है। कौन सी एकेडमी पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की? एक बस लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसके अलावा एक भी एकेडमी नहीं है। इंडिया ने 1986 में, एज फार बैक एज 1986, MRF एकेडमीज इस्टेब्लिश की 8 शहरों में। डेनिस टिली जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फास्ट बॉलर थे, उनको उसका इंचार्ज बनाया। उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई चेंज नहीं, वही रणजी ट्रॉफी, वही दिलीप ट्रॉफी। 4 डे क्रिकेट जो खेलना कंपलसरी है, मैंडेटरी है सारे प्लेयर्स के लिए, एक सिस्टम बना हुआ है जिससे वो टिंकर नहीं करते। हमारे यहाँ तो जो नया बोर्ड आता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवैम्प करता है, लिटरली जो नया बोर्ड आता है। इस तरह से नहीं होता, आप कोई सिस्टम को सेटल नहीं होने देते। एक एडहॉकिज्म भी PCB में लगा हुआ है। जो उनके चेयरमैन मुकर्रर होते हैं वो हैंड पिक्ड लोग होते हैं, गवर्नमेंट्स उनको मुकर्रर करती हैं। जबकि एक ज़माने में एक पूरे इलेक्शंस होते थे PCB के, उसमें जो लोग कंटेस्ट करते थे उनको जनरल बॉडी इलेक्ट करती थी, एक पूरा सिस्टम था। और फिर ग्राउंड्स का, कोचेस का, ग्राउंड्समैन का एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ रॉ टैलेंट पे ही निसार किया है। किसी किस्म की ग्रूमिंग या कोचिंग या मॉडर्न थिंकिंग या साइंटिफिक लाइंस पे पाकिस्तान क्रिकेट को आगे नहीं ले जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ रियली गोइंग इनटू अ होल। बाबर आजम के लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब वो मुझे तो कल भी और पहले भी ऐसा लगता है वो
अंदर का तो शॉट खेल ही नहीं सकते या खेलने की कोशिश, बहुत सेफ क्रिकेट, बाहर की बॉल आती है उस पर बल्ला लग जाता है तो वो 4 के लिए चली जाती है या बहुत कम वो रेयरली 6 के लिए चली जाती है, अंदर की बॉल तो उनसे खेल ही नहीं जाती। उस पर टू टॉप इट ऑफ वो हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर से आउट हो जाते हैं, मतलब इंसान कुलदीप यादव से किसी से तो हो के भाई बहुत वो ट्रिकी बॉल थी तो वो विकेट दे दी, लेकिन ये दूसरी तीसरी मरतबा उन्होंने हार्दिक पांड्या को विकेट दिया है। तो और इतने क्लच प्लेयर माने जाते हैं, कवर ड्राइव इतनी मशहूर हैं, फुल एस्थेटिक, सोशल मीडिया, पीआर सब चल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए इसमें ये बड़ा परप्लेक्सिंग है कि बाबर जो हैं वो अपने इस जिसे कहते हैं कि इससे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, जो उनका पुअर फॉर्म, जो उनका पैच चले जा रहा है बैड पैच, तो उससे क्यों वो नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए ये मैं ये समझता हूँ कि इसकी दो वजूहत हैं। एक तो जिस तरह से उनको कैप्टनसी से हटाया गया तो वो अभी तक मेरा ख्याल है ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दैट कि ऑफ कोर्स पुअर परफॉर्मेंसेस आए पाकिस्तान के तो उनको हटा दिया, ज़का अशरफ साहब के ज़माने में जो भी कंट्रोवर्सी हुई। उसके अलावा एक चीज़ ये हुई कि जो इनका एक अपना कोर ग्रुप था उसमें शाहीन आफरीदी शामिल थे डेफिनेटली, और फिर शाहीन आफरीदी को जब T20 का कैप्टन बनाया गया और फिर एक ही सीरीज़ के बाद उनको हटाया गया, उसके बाद जो बैड ब्लड हुआ मेरे ख्याल में उससे भी उनको बहुत धचका लगा। और बाबर ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाबर के जहन पे अभी तक प्ले अप कर रही हैं और वो उससे नहीं निकल पा रहे। लेकिन देखिए ऐसे वक्त के लिए ही, जो मैं मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहा था, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट दुनिया भर की टीम्स के साथ अब ट्रैवल करते हैं, अटैच होते हैं और वो प्लेयर्स को उनकी प्रॉब्लम से निकालते हैं। पाकिस्तान में भी 2 क्वालिफाइड क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम भी कर चुके हैं पीसीबी के साथ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक प्लेयर के माइंड में, उसकी साइकी में जाके उसको ट्रेन करें, उसको उस शेल से बाहर लेके आएँ कि क्या प्रॉब्लम है जो एक स्टिग्मा के तौर पे उसको साथ चल रहा है उसके, और वो क्यों उससे नहीं निकल पा रहा। तो मेरे ख्याल में इस पे भी पीसीबी ने कोई काम नहीं किया कि अगर प्लेयर्स कहीं ऐसी मुश्किल में आ जाएं तो कोई फॉर्मर प्लेयर या कोई क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट प्लेयर को जो है वो इस तरह से उससे टॉक इट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। लेकिन वो इस तरह की थिंकिंग जैसे मैं कह रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट में। सर ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो इतना फ्लॉड है कि हम बेटरमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे। नेशनल टीम हमारी डोमेस्टिक की तरफ जितना हमें देखने को मिलता है इतनी कोई अटेंशन है ही नहीं। तो मूविंग फॉरवर्ड हमें किस चीज़ को इतना प्रायोरिटाइज करना होगा, पीएसएल को या डोमेस्टिक क्रिकेट को? जी डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट को, डेफिनेटली। देखिए इसमें मैंने जब ज़हीर अब्बास साहब का इंटरव्यू लिया था मतलब सेवरल डेकेड्स अगो, तो ज़हीर अब्बास साहब ने कहा था कि पीआईए की टीम में आना इतना मुश्किल था कि नेशनल टीम तो उसके बाद आती थी। तो वो कहते कि 3 साल तो मुझे लगे पीआईए की टीम में आने में, इतना स्टडेड लाइनअप था उनका और इतनी ज़बरदस्त टीम्स खेलती थी, हबीब बैंक और यूबीएल वगैरह, इनके स्क्वाड जो होते थे वो एज गुड एज एनी टीम इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसी ज़बरदस्त लाइनअप्स होते थे। तो वो प्लेयर्स कहाँ से आते थे? वो जब प्लेयर्स थे उस ज़माने में, एक मैं बात करूँगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेन एक बेवजह, एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलॉजिकल एक पाबंदी लगा दी कि काउंटी क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे या बाहर हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स, ऑलमोस्ट 26-27 प्लेयर्स उस ज़माने में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेले। उस ज़माने में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में, बल्कि अभी भी दुनिया की सारी कंट्रीज़ के प्लेयर्स खेलते हैं। वो बेहतर पिचेस होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है और ज़्यादातर 4 डे क्रिकेट होती है। तो उसमें अगर यहाँ के डेड पिचेस पे पाकिस्तानी प्लेयर्स आधा साल खेल रहे होते तो आधा साल वो इंग्लैंड में खेल रहे होते थे काउंटी क्रिकेट, या कभी ऑस्ट्रेलिया में भी शेफील्ड शील्ड का कोई सीज़न खेल लिया। उससे उनकी बड़ी ग्रूमिंग होती थी, बड़ा एक्सपोजर होता था, बड़े अच्छे पिचेस पे फास्ट बॉलिंग की बाउंसी कंडीशन में उनको बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता था। तो वो प्लेयर्स जो थे वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, सर्वाइव किया उन्होंने उस टफ पीरियड को भी और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए। तो अभी यहाँ पे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा इतना लोअर लेवल पे चला गया है, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं है। बिल्कुल आप ये देखिए कि एक थिंकिंग क्या है कि जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आ रही थी टेस्ट मैचेस खेलने के लिए तो हमने चैंपियंस कप करा दिया उनके प्रिपरेशन। अब वनडे कब आप करा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन में, जबकि टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो इसकी लॉजिक क्या है? तो ये मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़रूरी है कि कोई थिंक टैंक हो पीसीबी का, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर हों, सेंसिबल ऑफिशियल्स हों, फॉर्मर कोचेज़ हों, जो इस चीज़ को पूरा डिवाइस करें, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग को टीम के किसी भी सीरीज़ में जाने से पहले उस टीम के साथ एक पूरा सेशंस करें, सीरीज़ ऑफ सेशंस करें, उनको ग्रूम करें। अदरवाइज़ फिर ये हम इसी तरह से नीचे ही जाते जाएंगे।
कोई बेहतरी नहीं आई। सर आपको लगता है कि अभी क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने के बाद हमारे पास न्यूजीलैंड का टूर है, फिर फॉरेन PSL है, तो कोई चेंजेस हमें इस टूर में देखने को मिलेंगे या यही टीम रहेगी? जी देखिए, असल में बात यह कि मोहसिन नकवी साहब ने भी सर्जरी की बात की थी जब हम हारे थे वहाँ पे, तो वो सर्जरी तो कभी वो हुई नहीं जी हाँ कभी। तो वो बात ये कि वो सर्जरी सही मानों में अगर आपको करना है तो फिर एक ओवरहॉल ये करना होगा कि कॉम्पिटिटिव इतना क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इतना बेहतर बनाएं कि एक प्लेयर जो है वो कोई उसके लिए एक वो ना हो कि भाई मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरा कोई बैकअप नहीं है, तो मैं ही खेलता रहूँगा, दिस कंट्री दिस टीम कैन नॉट अफोर्ड टू डू अवे विद मी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप बैकअप इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें इन प्लेयर्स को ये वो रहे कि आप अपना 100% अगर नहीं देंगे तो आप फिर टीम से बाहर भी हो सकते हैं। इस तरह की कोई एक बात होनी चाहिए, जैसे इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ। जी बेंच स्ट्रेंथ। अच्छा देखिए, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को जो हमने वहाँ उनके अपने होम ग्राउंड पे हराया दिसंबर में, उसमें बहुत नए लड़के ट्राई किए गए। एज मेनी एज ऑलमोस्ट 19 न्यू बॉयज़ वर ट्राइड, जिम्बाब्वे में भी। तो उसमें उन लड़कों को एक्सपोजर मिला। सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी, वो तो इतने नए नहीं हैं, बिल्कुल फैसल अकरम। उसके अलावा ये कि और भी एक दो लड़के थे जो बहुत हसीबुल्लाह। और इन लोग अब ये कि आप इन लोगों को अगर अब रेगुलरली आप खिलाएं तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इन लोगों में बहुत टैलेंट है और ये उन प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे यहाँ ये प्लेयर्स जो टाइम में लगे फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन ये कि एक बार फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेलेक्टर्स ने एक विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीज़न टीम को चेंज कर दिया और फिर वही फ़हीम अशरफ, वो पुराने लोग जो फ्लॉप हो गए थे, ट्राइड एंड फेल्ड, उनको ले आए वापस। तो वही नतीजा हो रहा है। सर थोड़ा सा पाकिस्तान टीम से हट के मैं पूछना चाहूँगी, चैंपियंस ट्रॉफी अभी तो खैर शुरू हुई है, हमारे लिए ख़त्म हो गई लेकिन चल रही है। आपको क्या लगता है कौन सेमीफाइनल में जाएगा और कौन फाइनलिस्ट होंगे? जी हाँ, देखिए मैं इसमें दो टीमों का नाम लूँगा। एक तो साउथ अफ्रीका को रूल आउट ना करें। साउथ अफ्रीका जो है, जिस साउथ अफ्रीकन टीम को हमने हराया और 350 चेज कर लिया, उस पर बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन उसमें उनके 7 प्लेयर्स नहीं थे। जो अब 7 प्लेयर्स आ गए हैं, रबाडा और बहुत से और प्लेयर्स जो हैं, मिलर वगैरह, वो उसमें थे ही नहीं। अब जाके साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें, उनके पास स्पिन का, फास्ट बॉलिंग का एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है। उनकी बैटिंग लाइन भी वनडेज के लिए बहुत अच्छी है और उनकी जो कैप्टनसी है बबूमा की, वो इसीलिए इतने अरसे, वरना एक ज़माने में बड़े फ्रीक्वेंटली कैप्टन उनके चेंज हो रहे थे, लेकिन अब बबूमा 3 साल से हैं। वो इसलिए कि वो बड़ा पॉजिटिव वे में, बड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उनका जो एटीट्यूड रहता है, सारे खिलाड़ियों से बात करना, उनके साथ उनकी एक बड़ी अच्छी कैमराडरी है। तो मैं समझता हूँ कि जो दो टीमों को मैं कहूँगा, वो उसमें मैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का नाम लूँगा कि इनके बहुत चांस है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला और अभी इंग्लैंड को बीट कर दिया। वो ऑस्ट्रेलिया को आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो अगर आप फेवरेट्स की बात करें तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एज इंडिया और साउथ अफ्रीका को हासिल है। सर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बोर्ड पे थोड़ा सा या क्रिकेट पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है बोर्ड पे? ओवरऑल ही, मतलब क्योंकि जो हमने इंक्लूजन देखी, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये लोग आ गए, तो इज इट लाइक ये बहुत फेयरली हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली यू आर राइट अबाउट, इस तरह की बातें हो रही हैं कि डेफिनेटली इसमें वो जो एक अनफॉर्चुनेट एक वो टर्म हो गई है पर्ची वाली, लेकिन वो बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जैसे मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था एडहॉकिज्म का, जो पुराने लोग थे, खालिद महमूद साहब, आरिफ अब्बासी साहब, जो 2 दफ़ा PCB के चेयरमैन रहे, तो वो वही बताते थे कि भाई इतना वेल ऑयल्ड, इतना अच्छा सिस्टम था PCB का, और जब 2 वर्ल्ड कप हमने करवाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 2 वर्ल्ड कप हमने जब करवाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टोटल स्टाफ जो था वो 19 लोगों का। देवर 19 टोटल PCB एम्प्लॉयज़। इस वक्त PCB के एम्प्लॉयज़ 653 हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई मुकाबला। वो 653 में पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जा रही है। तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हर आदमी ये रख लें। नेचुरली बहुत से लोग उसमें सिफारिश पे भी आए हुए हैं। अब कॉम्पिटेंट थोड़े से लोग रखें, कॉम्पिटेंट रखें, जो बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप लेवल के कॉम्पिटेंस उनकी हो, ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जा सकें। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पॉलिटिक्स भी है और डेफिनेटली एक PCB का एक अपना सिस्टम भी है जिसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो इन्होंने जेसन गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन को हटा दिया था, जो आर देयर एनी चांसेस कि ये फॉरेन के कोचेस को दोबारा लाएं? जी मेरे ख्याल में इस पे दोबारा बात होगी और इसका प्रेशर भी आएगा। गैरी कर्स्टन के बारे में उस वक्त हमें भी वो हुआ था और अफसोस भी हुआ था, बिकॉज उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पे कोचिंग की थी। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल सच्ची बात बताऊं कि उस पर जब मैंने कुछ अपनी भी रिसर्च की थी, तो उसमें उनकी भी अपनी कुछ शॉर्ट कमिंग सामने आई थी, जिस पर वो अपनी एकेडमी को प्रेफर कर रहे थे, जो साउथ अफ्रीका में उनकी एकेडमी है। तो उन्होंने हार्डली
20 दिन पाकिस्तान में रहने की कमिटमेंट दी थी किसी भी सीरीज़ के लिए एट वन टाइम, तो उसमें उनकी टर्म्स ही ज़रा सी अनरीजनेबल थी, तो उनको हटाना जो था वो कोई बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड नहीं था। लेकिन गिलेस्पी को हटाना तो इट वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। और एक आदमी, आपको पता है कि जब वो लोग कभी फॉरेन कोचेस इस तरह का कोई असाइनमेंट लेते हैं तो फिर वो अपना 100% देते हैं। तो गिलेस्पी वाज एक्चुअली सो हैप्पी टू सी पाकिस्तान बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया वाज हिज ओन टीम, लेकिन ही वाज रियली हैप्पी, ही वाज वर्किंग हार्ड विद दैट टीम। तो ये मैं समझता हूँ उनको हटाने का कोई जवाब नहीं बनता। और फिर उनकी जगह आप लेके आए हैं आकिब जावेद को। आकिब जावेद बहुत सेंसिबल आदमी थे, लेकिन एक इतनी चीज़ें जब एक आदमी को दे दी जाएं, सेलेक्टर भी वही हैं, कोच भी वही हैं, मेंटोर भी वही हैं, वही इज़ एडवाइज़र टू चीफ पीसीबी चेयरमैन ऑल्सो, तो अब नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो 2019 में मिसबाहुल हक को भी 4 जिम्मेदारियां दे दी गई थी, एक के बाद एक उन्होंने इससे इस्तीफा दिया, और तब आकिब जावेद ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया था कि एक ही जी। तो ये इस तरह से नहीं होता। एक आदमी को वो एक जॉब आप दें, फोकस्ड हो, लेकिन उस पर बेहतरीन रिजल्ट्स वो आदमी लेके आए, दैट्स द वे इट शुड बी। सर वैसे तो ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई तुक बनता है या सेंस बनता है, लेकिन इतने हम आईसीसी टूर्नामेंट्स हार चुके हैं, सीरीज़ हार चुके हैं, मूविंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो एक डाउनफॉल चल रहा है वो ख़त्म होगा, चेंजेस आएंगे, ओवरऑल होगा, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? यू नो, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट का भी जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये कि अगर वाकई इसको चेंज करना है तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इसमें बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स मूव करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको इस टीम के जो वैसे कहने को बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, लेकिन उनको हटाना पड़ेगा। यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं और 3, 4, 5 साल से मुसलसल परफॉर्म करते चले आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको आपको आगे लाके चांस देना पड़ेगा। उनसे एक नई टीम बनानी पड़ेगी जिनमें स्पिरिट भी हो, जिनमें एक फाइटिंग क्वालिटी भी हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह का कोई मूव किया जाए। लेकिन क्या इस तरह का कोई मूव होगा या नहीं होगा, इस पर मुझे खदशात हैं, काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, नहीं लगता कि होगा। लेकिन ये कि यहाँ से कम वे फॉरवर्ड तो मुझे इतना कोई पॉजिटिव या इतना रोज़ी नज़र नहीं आ रहा मुझे, बल्कि ब्लीक ही नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी अगले साल ही, T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, लेकिन नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। Thank you so much, sir, for joining us. Thank you for joining us. Let us know in the comments below that do you still believe in this team or all our hopes have already died. Please subscribe to all our digital channels of Cricket Pakistan. Until next time, take care. Allah Hafiz.